नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 42 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का हैंड रिटन नोट चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। मौर्योत्तर काल की सीरीज चल रही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण करवाई है? तो कनिष्क ने उत्कीर्ण करवाई है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर चतुर्भुजी शिव की आकृति तथा यूनानी भाषा में ओइशो अंकित है। किसी सिक्के पर प्रभा मंडलकृत खड़ी मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा और उनके नीचे यूनानी लिपि में बोड्डो खुदा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कनिष्क के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की तुलना में हुविष्क के सिक्कों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की संख्या अधिक है। हुविष्क के सिक्कों पर शिव और बुद्ध की अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। वासुदेव के सिक्कों पर त्रिशूल, पास लिए हुए दो भुजी शिव की आकृति, शिव के पीछे नंदी, यूनानी भाषा में ओइशो उत्कीर्ण है। प्रश्न 42 देखिएगा। कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी तो कहाँ बनाई थी कनिष्क ने अपनी राजधानी? पुरुषपुर। कनिष्क की दो राजधानियाँ थीं, एक पुरुषपुर था और एक मथुरा था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। साम्राज्य विभाजन के बाद कनिष्क ने पुरुषपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी जो साम्राज्य का मध्यवर्ती नगर था। अपनी राजधानी में उसने श्रेष्ठ स्मारकों, भव्य सार्वजनिक भवनों और बौद्ध विहारों का निर्माण कर सुसज्जित किया था। उसने एक महान स्तंभ का निर्माण करवाया जो आश्चर्यजनक कृति मानी जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा। रस चिकित्सा का आविष्कारक था तो रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। रस चिकित्सा का आविष्कारक नागार्जुन ने किया था। उन्होंने माध्यमिक का प्रतिपादन भी किया था। उनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन निर्वाण का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नई नहीं है, उसका विनाश नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है। नागार्जुन ने यह बातें कही है माध्यमिक कारिका में और यह उनकी पुस्तक है। शून्यवाद के अन्य विद्वान चंद्रकृति, शांतिदेव, आर्य देव शांतिरक्षित आदि हैं। ब्रजयान का सबसे अधिक विकास 8वीं सदी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज आदि ग्रंथों में मिलते हैं। प्रश्न 46 देखिएगा। गांधार कला का विशेष प्रभाव था तो गांधार कला का विशेष प्रभाव था ग्रीक कला और रोमन कला में। विकल्प डी जो है वह आपका सही है, डी। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। प्रश्न 45 देखिएगा। गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क वन के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की भू स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा और प्रसिद्ध मुद्राओं का निर्माण किया गया है गांधार कला के तहत ही। और यह जो भी मूर्तियां बनी हैं यह गुप्त काल में बनी हैं। प्रश्न 46 देखिएगा। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी जो है वहाँ पर सही है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक स्तूपों, विहारों में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इस समय तक शिल्पकारी एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार दूर दूर तक प्रख्यात थे। मथुरा शैली की मूर्तियाँ मूलतः लाल बलुआ पत्थर से बनी है। गांधार मूर्तियों का विपरीत यह सभी आध्यात्मिकता एवं भाव प्रधान है। प्रश्न 47 देखिएगा। बुद्ध चरित्र का रचनाकार कौन था, लेखक कौन था? तो उसके रचनाकार थे अश्वघोष। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में संबंधित हैं। अश्वघोष की रचनाओं में से 3 प्रमुख हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण आदि है। यह जो तीनों रचनाएं हैं अश्वघोष की रचनाएं हैं। इन्हें प्रथम 2 महाकाव्य, देखिए बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद जो है महाकाव्य है और सारीपुत्र प्रकरण जो है यह एक नाटक है जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है।
संरक्षक, देखिए संरक्षक कनिष्क के पुरोहित थे। कनिष्क के पुरोहित का नाम क्या था? संरक्षक। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर आदि से की है। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वह नागार्जुन का है, नागार्जुन ने रचना की थी। प्रश्न 48 देखिएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं अश्वघोष हैं। विकल्प सी, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 49 देखिएगा, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो वो हैं अश्वघोष। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 50 देखिएगा, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष थे। विकल्प ए। प्रश्न 51 देखिएगा, अश्वघोष का संबंध था, अश्वघोष का संबंध किससे था? तो कुषाण काल से संबंधित था। कुषाण काल से कनिष्क के दरबारी थे। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 52 देखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। यह कई बार यह रिपीट हो रहा है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 53 देखिएगा, चरक किस शासक के शासनकाल में रहते थे? तो यह रहते थे कनिष्क के शासनकाल में। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 53। प्रश्न 54 देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। चरक संहिता के रचयिता चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। यह औषधि शास्त्र प्राचीनतम रचना है, चरक संहिता जो चरक ने लिखा था। प्रयाग लेख से सूचित होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही और सहानुग्रही की उपाधि धारण करते थे। शाही, सामंत या सहानुग्रही, पता नहीं क्या लिखा है। कल्हड़ की रातरंगड़ी से पता चलता है कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जो चीज़ पढ़ने में असुविधा हो रही है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रश्न 54 देखिएगा, शक संवत कब प्रारंभ होता है? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। विकल्प बी जो है सही आपका, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। कली संवत की स्थापना, कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न 55 देखिएगा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी वह था शक संवत। प्रश्न 56 देखिएगा, यहाँ पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो देख लीजिए, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, होविष्क और वासुदेव द्वितीय, इस तरह से आप काल क्रम विकसित कर लेंगे। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण राजवंशों के सम्राटों का काल क्रमानुसार निम्न है। होविष्क, कनिष्क द्वितीय, यह इन लोग का देखिए क्रम है, मतलब कब कब इन लोगों ने शासन किया था ईस्वी में। प्रश्न 57 देखिएगा, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव था? तो गांधार कला का किस कला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था? तो यूनानी कला पर। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार कला और मथुरा कला। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिला था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। प्रश्न 58 देखिएगा, किस शासक ने गांधार कला शैली का संरक्षण दिया था? तो कनिष्क ने। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, यह तो आपका असत्य कथन कौन है? असत्य कथन कौन है? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। तो बिल्कुल जो प्राचीनतम सिक्के हैं, मतलब महाजनपद काल से सिक्के बनने लगे तो उस पर कोई अभिलेखी साक्ष्य नहीं मिलता है। सातवाहनों ने सिक्के की शीशे के सिक्के ढलवाए थे, यह भी सही है। गुप्त शासकों ने रुपये नामक चांदी का सिक्का ढलवाया था, यह भी सही है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया। हर्षवर्धन नहीं, हिंदू यूनानी शासक जो थे उन्होंने प्रारंभ किया था भारत में सोने का सिक्का। टीजीटी परीक्षा 2005 पूछा गया प्रश्न है। तो भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था, कथन असत्य है, क्योंकि भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा शुरू किया गया था। शेष तीनों विकल्प सत्य हैं। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। सातवाहनों ने चांदी, तांबे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के भी ढलवाए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में सिक्के के लिए कहापड़ अर्थात कारसापड़ का उल्लेख किया गया है। खुदाई में अधिकतर चांदी के ही सिक्के मिले हैं, केवल कुछ ही तांबे के हैं। तांबे का कारसापड़ 146 ग्रेन का और चांदी का कारसापड़ 180 ग्रेन का होता है। इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। वृषणी गणराज्य के सिक्कों पर वृषिराजन्य गणराज्यम उत्कीर्ण है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 60, किस काल में मथुरा
मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो लाल बलुए पत्थर से मथुरा में मूर्तियाँ बनती थीं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा मूर्तिकला का एक विशेष रूप से वृत्तानुष्ठिक पट्टियों द्वारा परिलक्षित होता था, जिसे अयक पट्ट भी कहते थे, जिन्हें जैन मंदिरों में अरहतों की आराधना के लिए खड़ा किया जाता था। प्रश्न 61 देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे जाता है? एक अज्ञात यूनानी नाविक को। इन्होंने ही पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा था। 80 से 115 ईसा ईस्वी के बीच किस अज्ञात यूनानी द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी गई थी? पेरिप्लस का अर्थ नौचालन, चार्ट या यात्री पुस्तिका है। इसी के सहारे यात्रा किए जाते थे समुद्र में। इरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से सारा सोना भारत पहुंचाने पर दुख व्यक्त किया है। रोमन निवासी भारतीय मसाले, रत्न, वस्त्र, पशु पक्षियों में तोता, मोर आदि को पसंद करते थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के विख्यात था? तो इस पुस्तक में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो अपने मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था कोरकई। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पेरिप्लस में कोरकई का नाम कालची मिलता है। यह पांड्यों की बंदरगाह राजधानी थी। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। पेरिप्लस के अनुसार फारस की खाड़ी से भृगुकच्छ में दासों का निर्यात होता था। पेरिप्लस चेर राज्य में स्थित है। इसका नाम क्रेंगा मोरे भी है। यहाँ से निर्यातित वस्तुओं में हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मसाले, लोहे और लकड़ी की बनी वस्तुएं आदि शामिल थी। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्णविहीन होता है? तो किस ग्रंथ में कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत्र पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच उपदेश है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्णविहीन होता है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पौड़ी के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में लेखक को ज्ञात है? तो वह है अरिकामेडू। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अरिकामेडू पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक पौड़ी को कहता है कि यह विकल्प, देखिए यहाँ पर जो अरिकामेडू जो शब्द है वह द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में वह अरिकामेडू ही है। प्रश्न 65 देखिएगा, प्राचीन काल आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नलगोंडा जिले किस खनिज उत्पादन के प्रसिद्ध थे? तो लोहा इस्पात। देखिए करीमनगर में लोहा और नलगोंडा में इस्पात के लिए विख्यात थे। आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नलगोंडा जो तेलंगाना क्षेत्र में स्थित हैं लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ से लोहे के औजार, तराजू की डंडी, कुल्हाड़ियाँ, फाल, उस्तरा, हंसिया, करछुल आदि लोहे की वस्तुएं बनाई जाती थीं। पतंजलि मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में वर्णन करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो हैं यह मथुरा में साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र, मतलब साटक एक प्रकार का वस्त्र होता था, चित्तौड़ में माध्यमिका एक वस्त्र होता था, इसका वर्णन भी पतंजलि ने किया है। रोम की शीशे की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिली हैं। तक्षशिला और अफगानिस्तान से रोम की शीशे की वस्तुएं मिली हैं। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया की अल्ताई पहाड़ी से प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए। 15-20 क्वेश्चन करके पूरी आपको सीरीज कंप्लीट कराई गई है। एक बात और बता दूँ, कुछ लोगों को जैसे यह दिक्कत है, कुछ चाहते हैं लोग कि वो लंबा वीडियो बना, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना। तो देखिए दोस्तों, मास्टर वीडियो भी की सीरीज भी बनी हुई है, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से। जैसे मान लीजिए यह आपका मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया, 63-64 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया, तो इसकी एक मास्टर सीरीज बना दी जाएगी। तो आप मास्टर वीडियो फॉलो करिएगा जो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, चाहे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ऐसे करके आपको सभी सारे मास्टर वीडियो आपको मिल जाएंगे पूरे इतिहास के। तो आप लोग मास्टर वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। अब कल सब शुरुआत गुप्त या गुप्तोत्तर काल से करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग।